कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र में हमें 3 अध्ययन करने हैं। विद्युत का, प्रकाश की तरंगों का और आधुनिक भौतिकी का। उसमें हम पहला पाठ शुरू करेंगे विद्युत। विद्युत में हमने जो पढ़ना है उसे भी हमने विभाजित किया है। विद्युत स्थिर विद्युत होती है, धारा में बहने वाली विद्युत होती है और उस धारा विद्युत के कारण, स्थिर विद्युत के कारण उनके बहुत से प्रभाव होते हैं। ऊष्मा का प्रभाव होता है, उसके चुंबकीय प्रभाव होते हैं, विद्युत को पैदा करने के तरीके हैं और विद्युत के अलग अलग सर्किट बनाकर, अलग अलग परिपथ बनाकर हम अलग अलग तरह के व्यवहार उसके जान सकते हैं। और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, आपको बहुत ही मजा आएगा, कौतूहलपूर्ण है और यदि आप इसे पूरा अध्ययन करेंगे तो आप वाकई भौतिक शास्त्र को बड़े अच्छे से जान सकेंगे और जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। 12th की भौतिकी विद्युत ही उसका मूल है और इसलिए इसे समझना आवश्यक है। तो हम शुरू करेंगे स्थिर विद्युत से और स्थिर विद्युत का जो सबसे पहला अंश हम लेंगे वो है विद्युत आवेश क्या होता है। तो सबसे बेसिक चीज, मूल चीज जो है विद्युत आवेश, जिसके ऊपर ये पूरी विद्युतीय शास्त्र जिस पर निर्भर करता है, वहां से प्रारंभ करते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, हमारे आसपास प्रकृति है। धर्म में जिसे ईश्वर कहते हैं, भौतिक शास्त्र में हम उसे प्रकृति कहते हैं। क्या होता है ये प्रकृति? तो उत्तर है प्रकृति ऊर्जा होती है। सब तरफ हमारे एक ऊर्जा है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। वह बहुत कार्य कर सकती है, कुछ भी कार्य कर सकती है और वह इतने आश्चर्यजनक रूप दिखाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब ऊर्जा प्रकृति में जो रहती है, इसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 2 भागों में विभक्त होती है। हमने देखा 2 भागों में कैसे। एक, ये ऊर्जा पदार्थ के स्वरूप में होती है जिसे हम पदार्थ कहते हैं, और दूसरा तरंगों या विकिरण के रूप में होती है। पदार्थ वो चीज होती है जिसका एक आयाम होता है, जिसके कुछ विशेष गुण होते हैं, जिसका आकार होता है, जो हमें आंखों से दिखता है और जिसे अलग तरह के गुणों के द्वारा हम जान सकते हैं। तरंगें वो होती हैं जिसके गुण अलग होते हैं और वो हमें दिखती नहीं है, उनका परिमाण हम नहीं जानते हैं, उसका एक विशेष आयतन नहीं होता है, उसका एक विशेष रूप नहीं होता है। ये सब चीजें पदार्थ में होती हैं। ये स्थूल रूप में पदार्थ और गायब रहने वाला, नहीं दिखने वाला विकिरण तरंगों के रूप में होता है। लेकिन एक चीज दोनों में होती है, ऊर्जा दोनों में होती है और दोनों कार्य कर सकते हैं। अभी आधुनिक भौतिकी हमें यह भी बताती है कि हम दोनों को एक दूसरे में परिवर्तन भी कर सकते हैं। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब पदार्थ पर मैं आता हूं। पदार्थ वो है जिसके पास कुछ विशेष गुण होते हैं। उन गुणों में से, जैसे उसकी एक मात्रा होती है, उसका एक आयतन होता है, और जो सबसे प्रभावी गुण है जिसके कारण हम उसे पदार्थ कहते हैं, वो ये है कि वो बल लगा सकता है। बल लगा सकता है। बल लगाना अर्थात किसी भी वस्तु को, किसी भी दूसरी वस्तु को ढकेलना या खींचना। सीधी सी भाषा में, अगर मैं इसको अपने हाथ पर रखता हूं तो ये मेरे हाथ को नीचे दबा रहा है, ये बल लगा रहा है। तो पदार्थ में ये बल लगाने का एक गुण होता है। इसी तरह से अगर मैं इस बोर्ड पर चौक से कुछ लिखता हूं तो चाक के छोटे छोटे कण, उन कणों को ये बोर्ड के एक बल लगाता है और अपनी तरफ खींचकर उनको अपने साथ चिपका कर रखता है। ये भी एक बल है। तो इस तरह से पदार्थ बल लगाते हैं। एक चलता हुआ पदार्थ
अगर हम उसको रोकना चाहें तो वो हमारे हाथ पर बल लगाएगा। एक पदार्थ को हम चलाना चाहते हैं तो वो हमारा प्रतिरोध करने का बल लगाता है, हम उसके उल्टा बल लगाते हैं तब जाकर उसे चला पाते। तो हर पदार्थ बल लगा सकता है। अब इस बल को भी हमने विश्लेषित किया, इसको भी विश्लेषण किया कि ये बल होते कैसे हैं। तो हमने देखा, और आपने पिछले साल कक्षा 11वीं में पढ़ा, कि इस विश्व में, प्रकृति में हम बलों के मूल तक जब पहुंचते हैं कि मूल प्रकृति क्या है इस बल की, तो हमें 4 तरह के बल मिलते हैं। उसमें 2 बल ऐसे होते हैं जो कि हमें इस विश्व में चारों तरफ दिखाई देते हैं, और वो उनका स्थूल रूप में वो दिखाई देते हैं, बाह्य बल होते हैं, और उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक या बाह्य बल या स्थूल रूप में दिखने वाले बल कहेंगे। दूसरे वो होते हैं जो नाभिकी के अंदर होते हैं, बहुत ही छोटे स्थान में होते हैं और बहुत ही थोड़ी जगह के लिए काम करते हैं, उससे ज्यादा दूर तक वो बल काम नहीं कर सकते, ये नाभिकीय बल होते हैं। तो आज हम स्थूल बलों की चर्चा करेंगे। ये स्थूल बल जो हमारे विश्व में दिखते हैं, जब हम इनके मूल रूप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मूल रूप में केवल 2 ही प्रकार के बल होते हैं। ओके, उन दोनों बलों के गुणों का हमने अध्ययन किया, और ये दोनों बल पदार्थ के द्वारा ही लगाए जाते हैं, और ये 2 बल हमारे होते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल और विद्युत चुंबकीय बल। ये 2 तरह के बल पदार्थ लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो दोनों बल लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ क्यों लगाता है, उसके पास ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है। और गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ही जबरदस्त बल है। अगर आप उससे, किसी वस्तु से 10,000 मील भी दूर हैं, 10,000 किलोमीटर दूर हैं, तो भी वो अपने इस गुण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको खींच सकता है। उदाहरण है ना, पृथ्वी को सूर्य अपनी तरफ खींच कर रखता है। जितने हमारे सितारे हम आकाश में देखते हैं, सब एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचे हुए हैं। तो इन पदार्थों में हम और इसकी तह में जाना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या गुण है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तो हमें पता लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ता है, कम होता है, नहीं लगता है, इस सब के साथ उस पदार्थ का क्या बदलता है। तो आंसर है, इसका उत्तर है, द्रव्यमान बदलता है। द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान के बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी अगर हम उसकी परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा क्या बनेगी? तो उत्तर है, इसकी परिभाषा ये बनेगी कि द्रव्यमान एक ऐसा गुण है, द्रव्यमान पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह एक बल लगा सकता है, बल लगा सकता है। यानी कि देखिए, इसे मैं हाथ पर रखता हूं तो ये मेरे हाथ पर बल लगा रहा है, और अगर मैं इसे अपने हाथ पर रखता हूं तो ये बहुत कम बल लगा रहा है। मैं ये कहूंगा इसका द्रव्यमान बहुत कम है, इसका द्रव्यमान अधिक है। अगर मैं इससे भी भारी चीज लाकर रखता हूं, ऐसे, जो मेरे हाथ को ऐसे दबा देती है, तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत भारी है, इसमें द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो बल हमने किसके साथ जोड़ दिया? द्रव्यमान के साथ। और यही द्रव्यमान की परिभाषा बन गई कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो बल लगा सकता है, और उस बल का नाम हमने दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान वह गुण है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये परिभाषा हमने जान ली, बल का मूल हमने जान लिया। लेकिन एक और परेशानी की बात आ गई। हमने ये देखा कि हमारे पास द्रव्यमान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा पिंड है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, और ये पृथ्वी के पास इतना द्रव्यमान है कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण का बल है बहुत अधिक है, हर वस्तु को वो अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कई बार ये बल फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता। किस तरह से काम नहीं कर पाता? देखिए, मैंने यहां पर ये ऐसे चौक को घुमाया, चौक के ये कण इस बोर्ड के साथ चिपक गए। अब इन कणों को
इन कणों के पास द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, पृथ्वी इनको अपनी तरफ खींच रही है, ये नहीं जाते, इसके साथ चिपके रहते हैं, नीचे नहीं जाते। ये हमारे रोज के जीवन के होता है। क्यों नहीं जाते ये सोचिए। दूसरी चीज देखिए, एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं, उसे देखिए। आवेश नहीं है, इनके पास भी कोई आवेश नहीं है। अब इसको मैं इनके पास ले जाता हूं और देखता हूं, कोई प्रभाव नहीं होता, टुकड़े को नहीं पकड़ा। ये अब मैं इसे आवेश देता हूं घर्षण के द्वारा। ये नायलॉन के टुकड़े से मैंने इसे रगड़ा और मैं मानता हूं कि इसके पास आवेश आ गया होगा। अब देखिए क्या एक्शन होता है, क्या यह किसी पर बल लगा सकता है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये सारे टुकड़ों को इसने अपनी तरफ खींच लिया और अपने साथ चिपका लिया। ये विद्युत आवेश का बल है, जो कि द्रव्यमान के कारण नहीं था, क्योंकि पहले हमने लगा के देखा था तो ये इनको अपने साथ नहीं चिपकाता था। ये विद्युतीय आवेश के कारण लगने वाला चिपकने का बल, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा कि कागज के जो कण, छोटे छोटे टुकड़े, पहले जब हम उसको रॉड से छुआते हैं तो वो नहीं उठते, ठीक है। उसके बाद उस रॉड को मैंने कपड़े पर रगड़ा और फिर उनको छुआया तो वो कण ऐसा ऊपर उठा और इसके साथ चिपक गया, रॉड के साथ चिपक गया। ओके, तो रॉड के साथ चिपक गया, यानी रॉड ने उस कण पर एक आकर्षण का बल लगाया। किस तरफ? ऊपर की तरफ। पृथ्वी किधर बल लगा रही है? नीचे की तरफ। अब ये वाला बल उससे अधिक था, पृथ्वी के बल से अधिक था, इसीलिए तो पेपर इसकी तरफ आ गया, टुकड़ा इसकी तरफ आ गया। मैंने सोचा कि ठीक है, इसके पास भी तो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान के कारण इसने इस कागज के टुकड़े के जिसके पास द्रव्यमान है इसको ऐसे ऊपर खींच लिया होगा, हो सकता है। लेकिन पहली बार जब मैंने इसको कपड़े से नहीं रगड़ा था और कागज के ऊपर लगाया था, तब भी इसके पास द्रव्यमान था, इसके पास द्रव्यमान था, ऐसे पेपर को लगाया, इसने पेपर को नहीं खींचा। नहीं है, इनके पास भी कोई आवेश नहीं है। अब इसको मैं इनके पास ले जाता हूं और देखता हूं, कोई प्रभाव नहीं होता और इसने एक भी कागज के टुकड़े को नहीं पकड़ा। जब मैंने इसको ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद, कपड़े पर रगड़ने के बाद जब इसको ऐसे लगाया तब इसने खींचा। इसका यह मतलब है कि अगर द्रव्यमान के कारण इसने पेपर को खींचना होता तो पहले ही खींच लेता, कपड़े पर रगड़ने के बाद इसने इसको खींचा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये वाला जो बल है ये द्रव्यमान का बल नहीं है, होता तो पहले ही लगता, ये किसी और तरह का बल है और ये बल बहुत शक्तिशाली है। एक तरफ इतनी बड़ी पृथ्वी इस पेपर के टुकड़े को खींच रही है, नहीं खींच पाती, और ये छोटा सा ऐसा आता है और इसको खींच लेता है। तो हम आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन सा बल है और इसको क्या हो गया है इस रॉड को जो उसने पेपर को खींच लिया। तो इसके लिए हमें पता नहीं था क्या हो गया है, तो हमने ये शुरू में इसका ये नाम रखा कि देखो भाई, ये रॉड तो सीधा साधा है, पेपर को नहीं उठाता है, लेकिन अगर मैं इसको रगड़ दूं, अगर मैं इसको सिल्क से या ऊन से या किसी भी वस्तु से, ऐसा कपड़े से रगड़ता हूं, तो इसमें एक आवेश आ जाता है, और आवेश आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, और उसके कारण ये पृथ्वी के विरुद्ध भी इसको ऐसे उठा लेता है, पेपर को, एक आवेश आ गया। तो इसका नाम मैंने रखा आवेश, ठीक है, चार्ज इंग्लिश में। इसके पास एक चार्ज आ गया, इसके पास आवेश आ गया। तो ये एक दूसरी तरह का बल था, हमारे लिए एक चमत्कार था। इतने भारी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमने देखा एक और प्रकार का बल भी प्रकृति में है, और वो बल किससे पैदा होता है? बड़ा सिंपल, एक कांच को लिया, कांच के टुकड़े को ऐसा कपड़े से रगड़ा, इसमें आवेश आ गया।
एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, प्लास्टिक का रॉड, पहले ऐसे करते हैं तो ये कागज को नहीं उठा पाता अपने द्रव्यमान के कारण, लेकिन अगर मैं इसको कपड़े पर रगड़ दूं, कपड़े पर रगड़ने के बाद ऐसा पेपर के ऊपर रखता हूं तो ये उसको चट से खींच लेता है। अब मैं ये कहता हूं ये आवेशित हो गया, इसके पास आवेश आ गया, और इस आवेश के कारण इसमें एक शक्ति आ गई, एक बल आ गया, और ये बल गुरुत्वाकर्षण से अलग बल है। तो ये आवेश है, ये चार्ज है। किस पर आता है? पदार्थ पर आता है। अगर पदार्थ नहीं है, आवेश नहीं होगा। तो एक चीज पक्की याद रखिए कि आवेश केवल पदार्थ पर ही होता है। अगर पदार्थ नहीं है, आवेश नहीं है। अच्छा, अब ना हमने इस पे आगे चर्चा करनी शुरू की, इस बल को बार बार देखना शुरू किया। एक तो हमने ये देखा कि घर्षण करके हम इस बल को ला रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम घर्षण का आवेश रख दिया। अच्छा, दूसरी चीज, इस आवेश से होता क्या है? हमने ये देखा कि ये जो आवेश है ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है और अपने से चिपका लेता है। तो ये वाला एक हमने फिनोमिना याद कर लिया, एक जो प्रकृति में क्रिया होती है उसे याद कर लिया, और ये क्रिया है चिपकाने की, चिपकाना। ये पेपर को आपने देखा, रॉड को चिपक गया जाके, रॉड ने इसको चिपका लिया। चारों तरफ हम देखते हैं कि अरे यही फिनोमिना तो चारों तरफ फैला हुआ है, ये क्रिया तो चारों तरफ हो रही है। मैं चौक से बोर्ड पर लिखता हूं, चौक बोर्ड से चिपक जाती है। स्याही से पेपर पर लिखता हूं, स्याही पेपर से चिपक जाती है। छत को पेंट करता हूं, छत उस पेंट को अपने से चिपका लेती है, और पृथ्वी कितनी भी कोशिश करती है वो पेंट नीचे नहीं आता, वो छत के साथ चिपका रहता है। और इस तरह से चिपकाने वाला फोर्स, चिपकाने वाला बल मुझे अपने चारों तरफ दिखाई देता है। एक नट के ऊपर, एक बोल्ट के ऊपर मैं नट लगाता हूं, नट उसके साथ टाइट हो जाता है, चिपक जाता है, ऐसे रखता हूं, नीचे नहीं गिरता। इस तरह से हमने देखा कि चिपकाने वाला फोर्स तो, चिपकाने वाला बल तो सब तरफ लगा हुआ है, और ये गुरुत्वाकर्षण से हटकर है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है। अब मुझे उस आवेश का नाम रखना है, उस आवेश का नाम क्या रखा जाए? तो उसके लिए हमने ना उस आवेश के बारे में और ढूंढा। कैसे ढूंढा? देखिए, ये भी बड़ा मजेदार है। हमने कांच का एक रॉड लिया, कांच के रॉड को रगड़ा, कपड़े पे रगड़ा, उसके पास देखा, पेपर को उठाता है, इसके पास आवेश आ गया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वैज्ञानिक ने प्लास्टिक के एक टुकड़े को लिया और उसको कपड़े पर रगड़ा और उसको भी लगाकर देखा, वो भी पेपर को चिपका लेता है। तो हमने कहा कांच को रगड़िए, इसके पास आवेश आता है, प्लास्टिक को रगड़िए, इसके पास आवेश आता है, ठीक। आवेश का गुण होता है कि वो चिपका लेता है एक दूसरे को, ठीक है। तो हमने कांच का टुकड़ा और प्लास्टिक का टुकड़ा, इन दोनों को लटका दिया। ये कांच और ये प्लास्टिक, इन दोनों को हमने लटकाया। जब हमने इन दोनों को लटकाया तो क्या देखा? दोनों को आवेशित किया। आवेशित करने से ये दोनों के बीच में एक तरह का बल लगा, और उस बल के कारण ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। ये क्या है? कांच, और ये क्या है? प्लास्टिक। कांच और प्लास्टिक ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ठीक है। तो हमारा कंफर्मेशन हो गया, पक्का हो गया कि आवेश के कारण ये आकर्षित करते हैं। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया? एक कांच का टुकड़ा लिया, दूसरा कांच का टुकड़ा लिया और दोनों को लटकाया। लेकिन जब ये देखा कि जब उसने इन दोनों को लटकाया, कांच और ये भी कांच, जब इन दोनों को आवेशित कर दिया गया और ऐसे छत से लटकाया गया, तो हमने देखा कि ये ऐसा दूर भाग गया, ये भी दूर भाग गया। ये
तो ये हमारे लिए बड़ा विचित्र और नया अनुभव था, किस चीज का, कि ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं, विकर्षण का। एक बार किया, दो बार किया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट को बदल के ये किया कि एक प्लास्टिक के टुकड़े को रगड़ा, दूसरे प्लास्टिक के टुकड़े को रगड़ा, दोनों प्लास्टिक के टुकड़े को ऐसे लटकाया छत से, ऐसा पास में लाए, देखा ये ऐसे भाग गए, एक दूसरे से विकर्षित करते। फिर से एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनिए। कांच का टुकड़ा लाए और अब हम एक प्लास्टिक का लाए, एक कांच का और एक प्लास्टिक का, दोनों को रखा, आकर्षित करते। कांच का रखा, विकर्षित करते। प्लास्टिक रखा, विकर्षित करते। प्लास्टिक और कांच आकर्षित करते हैं। अब हम बड़े चक्कर में बढ़ गए, हमको तो ये घोषणा करनी है कि ये वाला जो आवेश है आकर्षण करता है या विकर्षण करता है। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों दिखा रहा है। तो ये तो तय हो गया कि प्रकृति में आकर्षण विकर्षण दोनों ही आवेश से होते हैं, लेकिन इसको हम कैसे समझाएं कि आवेश आकर्षण करता है या विकर्षण करता है? तो समझाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था सिवाय इसके कि हम ये मान लें, हम ये कल्पना कर लें, सोच लें कि आवेश दो तरह के होते, दो तरह के आवेश होते हैं। एक वो आवेश जो कांच पर पैदा होते हैं और एक वो आवेश जो प्लास्टिक पर पैदा होते हैं। ठीक है। नियम ये बना कि अगर एक प्रकार के आवेश को दो पदार्थों पर आप लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। कांच को विकर्षित करता है, प्लास्टिक को विकर्षित करता है। लेकिन अगर आप भिन्न प्रकार के आवेश लेकर आएंगे, एक कांच वाला और एक प्लास्टिक वाला, तो वो आकर्षित करेगा। ठीक है, हमारा नियम तैयार हो गया। अब इस नियम में एक बहुत बड़ी खोज क्या हुई कि आवेश एक नहीं दो प्रकार के होते, एक कांच वाला और एक प्लास्टिक वाला। अब दोनों अगर एक समान आवेश के दो पदार्थ आएंगे तो वो विकर्षित करेंगे, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के आवेश आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये नियम हमने याद कर लिया। ओके, अब इसके बाद इनके नाम रखने की बारी आई। जब इनके नाम को हमने रखना था तो हमने इस आवेश का नाम दिया, जो फ्रैंकलिन ने इनका नाम दिया धन और ऋण। तो आवेश धन हो सकता है, आवेश ऋण हो सकता है। ये कैसे? ये तो हमारे गणित के चिन्ह हैं। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो भी वस्तुएं हमको मिलती हैं, जैसे एक गैस मिली, उसका नाम हाइड्रोजन रखा, ऑक्सीजन रखा, नाइट्रोजन रखा, इस तरह से नाम रखे गए। फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में हमने बल का परिमापन किया और बल के मापन का उसका हमने इकाई बनाई न्यूटन, कार्य की इकाई बनाई जूल। इस तरह से हमने नाम रखे। ये कैसा नाम है? धन और ऋण, ये तो चिन्ह है। तो इसके लिए फ्रैंकलिन ने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका यह कहना था कि जब आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो जो चीज आपको मिलती है उसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों रहते, गायब नहीं होते। ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं दो ऐसी चीजें दूं जिनको आप जोड़ो और गायब हो जाए, वो इस दुनिया से ही गायब हो जाएं, ऐसा उदाहरण बताइए। तो हमारे पास ऐसा उदाहरण कहां है? तो हमारे पास ऐसा उदाहरण है। देखिए, हमारे पास कैसा उदाहरण है कि अगर मैं आपको एक चीज देता हूं और वो है एक संख्या, और वो संख्या है धन 3 प्लस 3, और दूसरी संख्या मैं आपको देता हूं ऋण 3 और कहता हूं दोनों को जोड़ दीजिए। आपने ऋण 3 लिया, धन 3 लिया, दोनों को जोड़ दिया और ये शून्य हो गया। शून्य हो गया, दोनों गायब हो गए। ठीक है, ये उदाहरण समझ में आ गया, होता है। अब आवेश के बारे में बताइए। तो हमने आपको बताया, ये मैं कांच लेकर आता हूं, कांच के पास आवेश है, पेपर को खींचता है। प्लास्टिक लेके आता हूं, प्लास्टिक के पास आवेश है, पेपर को खींचता है। दोनों के पास आवेश है। ठीक है, दोनों को मैंने जोड़ दिया कि आवेश बढ़ जाएगा, ऐसे जोड़ा। जोड़ने के बाद फिर मैंने इसको अलग किया या नहीं किया, पेपर के ऊपर रखा, देखा ये पेपर को नहीं खींच पाता है, शून्य हो गया।
ये भी नहीं खींच पाता है, शून्य हो गया। मिलाकर रखा, नहीं खींच पाता है, शून्य हो गया। और अब मैं बहुत ढूंढता हूं कि वो आवेश कहां गया, नहीं मिलता, गायब, इस दुनिया से ही गायब हो गया। ऐसा उदाहरण कहां मिलता है कि इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है, दोनों को मिलाया, दोनों के पास मिलाकर कुछ नहीं है? ऐसा उदाहरण दीजिए। तो हमने दिया, इसके पास प्लस है 3, इसके पास -3 है, धन 3 ऋण 3, दोनों को मिलाइए, कुछ नहीं बचा। तो ये संभव है कि दो को मिलाएं और कुछ ना बचे, ये संभव है सिर्फ गणित की एक प्रक्रिया में, और उस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि एक राशि धन हो और एक राशि ऋण हो। इसलिए दोनों का चरित्र एक जैसा ही है, दो को मिलाओ शून्य, दो को मिलाओ शून्य। इसलिए चार्ज का यदि नामकरण करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है कि गणित में धन और ऋण को मिलाने से जो शून्य होता है, उसी धन और ऋण का नाम आवेश का नाम कर दिया जाए। इसलिए आवेश का नाम क्या रखे? धन और ऋण। तो अगर हमको एक वाक्य में समझाना है, दो वाक्य में समझाना है कि आवेश धन और ऋण क्यों होते हैं, तो हमारा उत्तर ये होगा क्योंकि दो आवेश को मिलाकर शून्य होता है, और यह केवल गणित में ही संभव है कि एक धन राशि और एक ऋण राशि दोनों को मिलाएं और दोनों शून्य हो जाता है। चूंकि इस नियम का पालन आवेश भी करता है, इसलिए आवेश के लिए सबसे उचित नाम धन आवेश और ऋण आवेश ऐसा रखा जाए। ठीक है, ये आवेश हो गया जी। तो आवेश के दो प्रकार हो गए और उन दोनों के नामकरण भी हो गया, धन और ऋण। उसके बाद अगली बात, हम वस्तुओं को आवेशित करने लगे। कैसे आवेशित करने लगे? रगड़ रगड़ के। रगड़ने से, घर्षण की क्रिया से हम उनको आवेशित करते थे और ऐसे देखते थे। घर्षण करने की क्रिया को हमने बहुत बढ़ाया, अच्छे अच्छे तरीके ढूंढे, आवेश बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, बहुत आवेश। तो हम ये कहने लगे कि ये चीज आवेशित है, कांच, ये प्लास्टिक है, ये भी आवेशित है। ये कांच पर जो आया ये एक अलग प्रकार का और ये एक अलग प्रकार का है, तो हमने उनके नाम रखे। इनका नाम रखा धन आवेश, जो कांच पर आता है, कांच पर आने वाला धन आवेश, प्लास्टिक पे जाने वाला ऋण आवेश। ये दो इनके नाम हो गए। ठीक, अब दोनों को हम आवेशित करके लाए और अब एक नया चीज सुनिए। ये इनको हम लेकर आए, धन आवेशित और ऋण आवेशित, दोनों को ऐसा पास में लाए। पास में लाए, हमने क्या देखा? बीच में एक स्पार्क हुआ, चट से आवाज हुई और चमक दिखी, हमको चमक दिखी, आवाज हुई और यहां से दिखा कि कुछ ऐसे जा रहा है चमकते हुए। ठीक है, हमने इसका नाम रखा स्पार्क। इंग्लिश में, हिंदी में चमक होती है। अच्छा, ये हो गया। जैसे ही ये चमक निकली, जैसे ही ये स्पार्क हो गया, उसके बाद ये जो हमारा रॉड था जिसके पास आवेश था, इसको हम पेपर के ऊपर ले गए, देखे ये नहीं उठाता। हमने क्या कहा? अनावेशित हो गया। आवेश गया, इसका आवेश भी गया, तो ये दोनों अनावेशित हो गए, दोनों के आवेश चले गए। तो जो आवेश जब आए थे दोनों के पास, उसे हम आवेशित होना कहते हैं, और इस तरह से दोनों के आवेश चले गए, इसको अनावेशित होना कहते हैं। आवेशित होना चार्ज होना, अनावेशित होना डिस्चार्ज होना। तो चूंकि हम ये शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं, चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, तो हम इसको भी उपयोग कर लिया करेंगे। तो जब हम ग्लास को रगड़ते हैं, वो चार्ज हो गया, उसके पास ताकत आ गई पेपर को उठाने की। प्लास्टिक को रगड़ा, ये भी चार्ज हो गया। इन दोनों को ऐसा रखा, इसके बीच में स्पार्क हुआ। अगर हमने इन दोनों को छुआया तो स्पार्क भी नहीं हुआ, हमको दिखा भी नहीं, लेकिन दोनों अनावेशित हो गए, दोनों डिस्चार्ज हो गए। तो हमने प्रोसेस समझ ली। एक प्रोसेस होती है चार्ज होना, यानी आवेश का आना। एक प्रोसेस होती है डिस्चार्ज होना, आवेश का चले जाना। और जब ये आवेश जाता है तो कार्य करता है। देखिए, हमने कार्य के बारे में पढ़ा हुआ है, ऊर्जा के बारे में पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती, ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, वे केवल एक से दूसरे में स्थानांतरित की जा सकती है।
जब मैं कांच को ऐसा रगड़ता हूं अपनी ऊर्जा खर्च करके, मेरी ऊर्जा इसमें चली गई, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कांच आवेशित हो गया। इसका ये मतलब है जो चीज आवेशित होती है उसके पास ऊर्जा होती है। पक्का याद रखिए, आवेशित वस्तु के पास ऊर्जा होती है। प्लास्टिक के पास भी ऊर्जा है। जब मैंने इसको ऐसा रखा, स्पार्क हुआ, दोनों अनावेशित हो गए, दोनों की ऊर्जा खत्म, दोनों नहीं उठा रहे हैं, कहां गई ये ऊर्जा? तो मैंने फिर ध्यान लगाया, सोचा कि आपको एक चमक दिखी थी, आपको एक आवाज सुनाई पड़ी थी। वो जो कार्य किया गया, हवा को चमकाने का कार्य, हवा में आवाज पैदा करने का कार्य, ये कार्य इस आवेश ने किया। ये उसमें वो ऊर्जा खर्च हो गई जो इनके पास स्टोर में थी, तो वो ऊर्जा इन्होंने खर्च की, कार्य कर दिया। इसीलिए मैं अब उसे क्या कहूंगा? डिस्चार्ज, यानी ऊर्जा खत्म। जैसे हम सेल लेते हैं बैटरी, जब तक लाइट जलती है हम बोलते हैं बढ़िया चार्ज है, और खत्म, डिस्चार्ज हो गया। मेरा मोबाइल में दिखाता है बैटरी का इतना चार्ज है, इतनी ऊर्जा है, और जब वो ऊर्जा खत्म हो जाती है मोबाइल काम करना बंद कर देता है, आप सब बोलते हो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? याद रखिए, ऊर्जा का खत्म होना। और ये ऊर्जा किस रूप में है? ये ऊर्जा आवेश के रूप में। ठीक, अब हमने यहां पर एक बहुत बारीक चीज देखी कि एक रूप डिस्चार्ज होते समय जो हमें दिखाई देता है वो ये है, चमक दिखाई देती है, चमक। तो जहां जहां हमको प्रकृति में चमक दिखती है, हमने उसको ढूंढना शुरू किया। हमने दो पत्थर को ऐसे मारा और वहां पर हमको चट से एक स्पार्क दिखता है, चमक दिखी। और हमको चमक कहां दिखती है? बरसात के दिनों में आकाश में बादल आपस में टकराते हैं, उसमें हमको चमक दिखती है। वो जो चमक है उसका हमने पहले से नामकरण किया हुआ है, उसे हम विद्युत कहते हैं, बिजली। ठीक है, तो वो विद्युतीय चमक थी। और ये जो हमने जमीन पर की कांच और प्लास्टिक के बीच में, ये भी एक चमक थी। तो ये जो चमक थी, हमने इस चमक को प्रकृति की उस चमक के साथ मिला लिया कि ये भी चमक है, वो भी चमक है, हो ना हो दोनों एक ही है। सोचा खाली, हो ना हो, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये दोनों चमक एक ही तरह की चमक है। मैं इसको ऐसे रगड़ता हूं तो इसके पास चमक आती है, वहां बादल एक दूसरे को रगड़ते हैं तभी चमक आती है। एक अकेला बादल में चमक नहीं होती है, जब वो रगड़ते हैं एक दूसरे से तब चमक पैदा होती है। तो रगड़ने में जरूर वो आवेशित भी हो रहे होंगे, और जब एक दूसरे के पास आते हैं तो अनावेशित भी होते हैं। अनावेशित होते हैं, एक दूसरे का आवेश एक दूसरे में चला जाता है, और इस तरह से डिस्चार्ज होने के कारण उसमें चमक आती है। तो हमने सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये दोनों क्रियाएं एक ही हैं, जो हम जमीन में कर रहे हैं और जो आकाश में हो रही है। जो आकाश में चमक होती थी उसका नाम हमने दिया विद्युत, उसका नाम था विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए जमीन पर भी जो हमको मिला उसका नाम भी हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। यहां से शुरू हुआ शब्द विद्युत। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? ये दोनों आवेशित हो गए, अब हमने एक नया नाम जोड़ दिया, विद्युत। तो इस आवेश का नाम रख दिया। इस आवेश का नाम क्या हो गया? विद्युतीय आवेश। ये है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। बड़ी छोटी सी परिभाषा है। विद्युत आवेश वह पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण, गुण है, देखिए कोई चीज नहीं है, गुण है जिसके कारण वह पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल लगा सकता है। यह बल आकर्षण का भी हो सकता है, यह बल विकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन बल लगाता है। और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है, अलग होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण को अब हम इसके साथ मैच नहीं कर सकते। वो अलग बल है, ये अलग बल है। फिर भी हम सोचने लगे ये बल होता क्या है? तो पदार्थ के पास अभी तक हमने देखा दो तरह के हमको गुण मिले, और ये दोनों गुण किससे संबंधित हैं? बल लगाने से संबंधित हैं।
एक पदार्थ के पास गुण होता है जिसके कारण वो बल लगाता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण सूर्य, पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे को पकड़कर रखा हुआ है और चलता रहता है। ये वाले बल का नाम गुरुत्वाकर्षण, और जिस गुण के कारण ये बल है उस गुण का नाम द्रव्यमान। दूसरा गुण एक दूसरे प्रकार का बल है जो द्रव्यमान से नहीं बनता है, वो दूसरी प्रकार का गुण है जिसमें इसमें विद्युत आवेश आ जाता है, और ये विद्युत आवेश वह गुण है जो ये दूसरी प्रकार का बल पैदा करता है। ये बल हम द्रव्यमान के बल से समझा नहीं सकते, इसलिए हमको मानना पड़ा कि ये एक भिन्न प्रकार का बल है, विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल का मूल क्या होता है? आवेश, विद्युतीय आवेश, पदार्थ का एक गुण। तो पदार्थ के पास दो तरह के गुण होते हैं, एक गुण होता है द्रव्यमान और दूसरा गुण होता है विद्युतीय आवेश। मानकर चलिए, तो हम लोग इसको बड़ी जल्दी से समझ नहीं पाते, पचा नहीं पाते कि पदार्थ के पास दो दो चीजें होती हैं। अब से याद रखिए, दो चीजें कौन सी होती हैं? एक उसके पास द्रव्यमान होता है जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है, दूसरा उसके पास विद्युतीय आवेश होता है जिसके पास वो विद्युतीय बल लगाता है। ठीक है, दोनों में समानताएं भी हैं, दोनों में विभिन्नताएं भी हैं। ये हम आगे चल के इस चैप्टर के लास्ट में, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में समानताएं क्या हैं और दोनों में विभिन्नताएं क्या हैं। लेकिन ये एक चीज पक्की है कि विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक, 10 की घात 27 गुना, इतना अधिक, 10 के बाद 27 जीरो लगाइए, इतना गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसके कारण तो गुरुत्वाकर्षण बल हमको कहीं दिखेगा ही नहीं, हर तरफ विद्युतीय बल ही दिखेगा। तो प्रकृति ने उस पर एक कंट्रोल लगाया, ऐसे खुला नहीं छोड़ा उसे। विद्युतीय बल के लिए जो हमको आवश्यक चीज मिलती है, जो आवश्यकता चाहिए, वो है विद्युतीय आवेश। पदार्थ के पास होता है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया कि दो तरह के आवेश बनाए, एक धन और ऋण। और कोई भी पदार्थ आप लीजिए, उसको जितने धन आवेश दिए उतने ही ऋण आवेश दे दिए, जितने धन दिए उतने ही ऋण आवेश दिए, तो उसका कुल आवेश कितना हो गया? गणित के नियम से कुल आवेश शून्य हो गया। शून्य हो गया, वो शक्तिहीन हो गया, विद्युतीय बल नहीं लगा सकता। तो पदार्थ की मूल प्रकृति में उसके पास विद्युतीय आवेश के बल होते हैं, लेकिन धन और ऋण आवेश बराबर होते हैं, इसलिए उसका विद्युतीय बल प्रभावहीन हो जाता है, काम नहीं कर सकता। अगर हम किसी पदार्थ से विद्युतीय बल लगवाना चाहेंगे तो हमको पहले उसमें आवेशित करना होगा, उसे धन या ऋण एक प्रकार का आवेश अधिक करना होगा। ऐसा करते हैं तब वो अपना बल दिखाता है, और फिर उस बल के सामने द्रव्यमान की कोई कीमत नहीं, इतना अधिक बल होता है वो। लेकिन चारों तरफ इसमें ये इसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? विद्युतीय बल नहीं है। क्यों नहीं है इसके पास बल? इसके पास जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, शून्य आवेश है। ठीक, तो यहां तक हमने थोड़ा सा, हमको इंट्रोडक्शन मिल गया। इसको अब हम लिख लेते हैं कि विद्युतीय आवेश की परिभाषा हम क्या लिखेंगे। तो विद्युतीय आवेश पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। ये विद्युतीय आवेश किसी पदार्थ में कैसे आ सकता है, उसका एक तरीका, बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका होता है घर्षण द्वारा, एक तरीका जिसके द्वारा यह बल प्राप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा आवेश प्राप्त किया जा सकता है, वह घर्षण है। ओके, अब इसके बाद आवेश दो प्रकार के होते हैं।
आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन एवं ऋण। ओके, धन एवं ऋण। और अब इसको धन और ऋण रखने का कारण क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार गणित में धन और ऋण होते हैं उसी आधार पर हम इसको धन ऋण, तो उसको ये मैं आपको समझा चुका हूं। गणित में और धन और ऋण राशि का योग शून्य हो जाता है, उसी प्रकार दो प्रकार के आवेश का योग भी शून्य हो जाता है, अतः इन्हें धन व ऋण का नाम दिया गया। अब फिर से हम आते हैं आकर्षण और विकर्षण। एक समान आवेश यानी धन धन या ऋण ऋण विकर्षण करते हैं। विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। आकाश की विद्युत और पृथ्वी पर पाई जाने वाली विद्युत ये एक होती है। इसके लिए फ्रैंकलिन ने एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट किया था और वो था पतंग का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक पतंग उड़ाई और ये पतंग पृथ्वी से और ये पतंग उड़ते 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 बादलों के बीच में पहुंच गई, जहां पर घर्षण होता रहता है और हम ये मानते हैं जहां आवेश बनते रहते हैं, तो वो आवेश इस पतंग को भी मिलेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर बार बार वो डोर को छू कर देखते थे। क्यों डोर को छू कर देखते थे? पृथ्वी पर हमने ये किया था कि किसी वस्तु पर यदि बहुत आवेश आ जाता है और आवेश आता है और हम उसको छूते हैं, इस पर यदि बहुत आवेश आया है हम इसको ऐसे छूते हैं, तो जैसे ही हम इसको छूते थे यहां पर हमको एक शॉक लगता था, एक झटका लगता था, जिसको हम सब जानते हैं विद्युतीय झटका। वो उनको ऐसे लगता था। पृथ्वी पर खड़े, कांच में आवेश, इसको ऐसा छुआ, झटका लगा, ठीक है। तो हम विद्युत के झटके से परिचित हो गए, ठीक है। अब यहां पर पतंग को उन्होंने दिया, पतंग उनकी उड़ के बादलों के बीच में चली गई। वो बार बार इसको छूते थे कि शायद विद्युत का झटका लगे, क्योंकि वो सिद्ध करना चाहते थे कि ये वही विद्युत है। नहीं लगता था झटका, तो उनको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो गया। झटका तो लगना चाहिए था पर नहीं लगता था। फिर उन्होंने ना अपने सोचा कि शायद मेरे प्रयोग में कोई गलती है, तो उन्होंने क्या किया, इसके साथ, ये पतंग के साथ एक चाबी बांधी, लोहे की चाबी, और लोहे की चाबी बांधकर फिर ये ऊपर पहुंचा। फिर जब पतंग यहां पहुंची, यहां छुआ, झटका नहीं लगा। उसके बाद बरसात शुरू हो गई। जैसे ही बरसात शुरू हुई और ये पूरी डोर गीली हो गई, जब ये गीली हो गई, यहां चाबी बंधी हुई थी, यहां पतंग थी, बादल के बीच में थी, उन्होंने जैसे ही इसको छुआ उनको झटका लगा। और वो पहला आदमी था जिसको बिजली का झटका लगा और वो बहुत खुश हुआ, इसलिए प्रसन्न हुआ कि उसने क्या सिद्ध कर दिया कि ये बादलों के बीच होने वाले आवेश वही हैं जो कि पृथ्वी पर हम आवेश पैदा करते हैं रगड़ने से। इस तरह से पृथ्वी की विद्युत वही विद्युत है जो बादलों के बीच की विद्युत है। ये वाला जो प्रयोग है इसलिए ऐतिहासिक बन गया।
पतंग का प्रयोग जॉन फ्रैंकलिन द्वारा। तो ये चाबी, गीला होना और यहां पर झटका लगना, इसने ये हमें प्रमाणित करके दिया कि बादलों में भी विद्युत आवेश होता है। और अब हम ये बड़े आराम से समझा सकते थे कि बादलों के बीच बादल टकराते हैं तो विद्युतीय चमक कैसे होती है। हमने पृथ्वी पे करके दिखाया, डिस्चार्ज होना, आवेशों का एक दूसरे को समा जाना, एक दूसरे की तरफ चलना, ये डिस्चार्ज होने की प्रोसेस है जो बादलों में भी दिखती है और पृथ्वी पे भी दिखती है, और पत्थर को रगड़ते हैं तो भी दिखती है, जुगनू के पीछे भी दिखती है, ये सब जगह हमको दिखती है। तो अब हम इस प्रक्रिया को समझने लगे थे। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि जिस चीज को हम रगड़ रहे हैं उसके पास धन का आवेश आता है या ऋण का आवेश आता है। ठीक है, इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट कर करके एक सीरीज लिखी, एक सीरीज बनाई, एक टेबल बनाया और उस टेबल में ये लिखा पहला पदार्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन्होंने उसको सेट कर दिया और उसमें यह बताया गया कि किसी भी ऊपर वाले पदार्थ को आप नीचे वाले पदार्थ से रगड़िए, ऊपर वाले के पास धन आवेश आ जाएगा, नीचे वाले के पास ऋण आवेश आ जाएगा। ये कहलाती है फैराडे की स्थिर विद्युत की सारणी, दैट इज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ऑफ फैराडे। और ये मैं आपके लिए बनाता हूं यहां पर, उसे देखिए और आपको इसमें मजा आएगा। ये देखिए फैराडे की विद्युत सीरीज या सारणी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। कांच, फलालैन, ऊन, सिल्क, रेशम, धातु, रबर, मोम, प्लास्टिक, गंधक, ये ऊपर ये नीचे। अब मुझे दो चीजों को रगड़ना है। मैंने कांच को सिल्क के साथ रगड़ा, रेशम के साथ रगड़ा, ये कांच और ये सिल्क। कांच ऊपर है, सिल्क नीचे है, तो कांच के पास कौन सा आवेश आ जाएगा, वो धनात्मक कहलाएगा, और सिल्क के पास कौन सा आएगा, ऋणात्मक। इस तरह से अब यदि हमने सिल्क और प्लास्टिक को आपस में रगड़ा, ये प्लास्टिक के नीचे सिर्फ गंधक होता है, अदरवाइज प्लास्टिक सबसे नीचे। यदि सिल्क और प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो ऊपर सिल्क है, अब इसके पास प्लस आएगा और इसके पास माइनस आएगा, धन और ऋण। जब कांच और सिल्क को हम रगड़ते थे तो इसके पास धन आता था, इसके पास ऋण। जब सिल्क और प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो सिल्क के पास धन आएगा, प्लास्टिक के पास ऋण आएगा। और याद रखिए, आवेश हमेशा जोड़ी में पैदा होते हैं। यानी अगर इसके ऊपर मैंने इसको रगड़ा ऐसे, तो इसके पास यदि धन आता है तो इसके पास पक्का है ऋण आएगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इसके पास धन आ जाए और इसके पास कुछ नहीं आए। जितना धन पैदा करेंगे उतना ही ऋण आवेश भी पैदा होगा, ये निश्चित है। तो ये नियम याद रखिए, धन और ऋण दोनों हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होते हैं, और ये है सीरीज। ये बड़ी छोटी सी चीज है, तो ये आपके नॉलेज के लिए। अब इसके बाद अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। अच्छा, दूसरा, चार्ज केवल और केवल पदार्थ पर ही पाया जाता है, बिना पदार्थ के चार्ज संभव नहीं है। फिर से, बिना पदार्थ के चार्ज संभव नहीं है। अगर हम ये चाहें कि सूर्य से जिस तरह से धूप आती है उस तरह से विद्युत आवेश भी आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज भी आ जाए, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेश हमेशा पदार्थ के ऊपर बैठकर आता है। ये पक्का याद रखिए, अगर आवेश आना है तो ये इसको पदार्थ चाहिए। पदार्थ का गुण होता है आवेश। शुरू में हमने पढ़ा पदार्थ के दो गुण हैं, द्रव्यमान और आवेश। तो अगर हमें आवेश चाहिए तो पदार्थ चाहिए। तो याद रखिए,
बिना पदार्थ के आवेश नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूंगा कि इसमें आवेश आ गया तो इसका मतलब इसमें पदार्थ आ गया, पदार्थ का आना जाना हुआ पक्का। बिना पदार्थ के आए या गए इसमें आवेश नहीं आ सकता। हमको तो दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है इसलिए नहीं दिखता, लेकिन पदार्थ आता है, पदार्थ जाता है। अभी हम उस पदार्थ का नाम भी लेंगे। अच्छा, तो ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आवेश हम घर्षण के द्वारा भी पैदा कर सकते हैं, और ये जो विद्युत आवेश घर्षण के द्वारा पैदा किया जाएगा इसका नाम विद्युतीय घर्षण विद्युत आवेश होगा। और इस प्रकार की विद्युत को इसलिए हमने उसका एक नाम घर्षण विद्युत भी रखा हुआ। विद्युत का मूल गुण क्या था? चिपकना, बल लगाना और बल लगाकर चिपका देना। हमारे आसपास की सब चीजें हमें वैसी दिखती हैं। घर्षण, चिपकने का बल, ये दोनों चीजें विद्युत के ही कारण होती हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, हमको लगता है कोई कोई कपड़ा अच्छा हमारे शरीर के साथ बैठता है और कोई कपड़ा चिपकता है। आपने देखा है नायलॉन का कपड़ा और कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़े और नायलॉन के, टेरोलिन के कपड़े में पहनने में अनुभव अलग अलग होता है। क्यों अनुभव अलग अलग होता है? ये उसके विद्युतीय कारणों से होता है। यदि हमने ऐसे शरीर पर पहना और रगड़ने के कारण, नायलॉन में रगड़ने के कारण हमारे शरीर में विद्युतीय आवेश आ जाता है और इसके पास भी विद्युतीय आवेश है, दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते, चिपक जाता है नायलॉन का कपड़ा। लेकिन कॉटन के कपड़े में ये प्रभाव नहीं होता, इसलिए उसकी फीलिंग हमको अलग होती है, उसका अनुभव अलग होता है और नायलॉन वाले का अनुभव अलग होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर हम एक बैलून लेते हैं और बैलून को मुझे दीवार पर चिपकाना है, तो बैलून को दीवार पर चिपकाने के लिए सेलो टेप, गोंद, ये सब की जरूरत नहीं है। बैलून को ऐसा लीजिए, ऐसा रगड़िए कपड़े के साथ, ये इसमें आवेश आ गया और इसको अब आप यहां लगाकर छोड़ दीजिए, ऐसे ही ये चिपक जाएगा उस आवेश के कारण। ये विद्युतीय आवेश है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज, विद्युतीकरण किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जब किसी वस्तु पर विद्युत का आवेश आ जाए तो हम ये बोलेंगे उसका विद्युतीकरण हो गया। फिर से, इलेक्ट्रिफिकेशन इज ए बॉडी गेट चार्ज्ड, बॉडी के पास चार्ज आया यानी उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो इसका उल्टा, बॉडी डिस्चार्ज हो गई तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन चला गया। ओके, इसके लिए हम इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण शब्द को भी प्रयोग किया करेंगे। ओके, ये आवेश किसी वस्तु पर हैं, उसके कारण उस वस्तु में कुछ गुण आ जाते हैं, बल लगाने का गुण आ जाता है और कुछ विभिन्न प्रकार की राशियां उसके आसपास हमें अनुभव होती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे, विद्युतीय विभव कहेंगे, ये सब पढ़ेंगे। इन सब का अध्ययन करते समय हम एक चीज देखेंगे कि ये विशेष आवेश के कारण जो होती हैं वो आवेश खड़ा है अपनी जगह पर, चल नहीं रहा है। यदि आवेश को हम चला देंगे तो वो अलग तरह के प्रभाव दिखाएगा। उन प्रभाव का अध्ययन हम करेंगे धारा विद्युत में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये जो हमने अध्ययन किया ये खड़े हुए आवेश का है, तो इसीलिए इसका अध्ययन का नाम, हम इस विद्युत का नाम स्थिर विद्युत भी रखते, स्थिर विद्युत। तो देखिए, घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत, ये घर्षण स्थिर, सॉरी, घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत, ये वही चीज है जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसी के ये दोनों नाम हैं, क्योंकि घर्षण की प्रोसेस से चलती है और चार्ज अपनी जगह पर, आवेश अपनी जगह पर खड़ा रहता है, इसलिए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ा। अब हम एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक ये जो हमारी इतिहास की कहानियां थी कि किस तरह से हमने आवेश को देखा, किस तरह से उसका नामकरण किया, किस तरह से हमको पता लगा कि आवेश एक नहीं दो तरह का हो सकता है, किस तरह से हमको पता लगा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला आवेश और आकाश का आवेश एक ही होता है, दोनों जगह एक जैसी ही विद्युत होती है, और किस तरह से हमने इसके नाम धन और ऋण रखे और देखा कि कहां पर धन मिलता है, कहां ऋण मिलता है। इतना सब ज्ञान हो जाने के बाद कई वर्ष बीत गए और एक एक चीज हमको पता लगते गई। इसके साथ ही दूसरी तरफ भी रिसर्च चल रही थी। वो जो साथ ही साथ दूसरी रिसर्च चलती थी केमिस्ट्री की, दूसरी चीजों की, उसमें ये विकास होते जा रहा था कि पदार्थ का छोटा स्वरूप क्या होता है। तो उसमें अणु का विकास हुआ, अणु के बाद परमाणु का विकास हुआ, उसके बाद परमाणु से छोटे कौन से पदार्थ होते हैं, तो उसमें यह हुआ कि परमाणु के अंदर नाभिकी होती है और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उसके बारे में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि हर प्रकार के परमाणु में हमको दो पदार्थ मिलते हैं और वो दोनों पदार्थ हर परमाणु में मिलते हैं। भले वो ऑक्सीजन का परमाणु हो, भले लोहे का परमाणु हो, भले पीतल का कॉपर का परमाणु हो, किसी का भी परमाणु हो, वही दोनों पदार्थों से सब परमाणु बने। तो ये मान लिया गया कि वे मूल पदार्थ हैं। इन मूल पदार्थ में एक पदार्थ था इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन के सब गुणों का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि उसमें विद्युतीय आवेश होता ही है, हमेशा होता है, हमको उसमें डालना नहीं पड़ता है। एक और बड़ी मजेदार चीज हमने देखी कि वो इलेक्ट्रॉन जिस पर जाके बैठ जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया और इस पर बैठ गया तो ये पूरे पदार्थ में ऋण आवेश के गुण आ जाते हैं। ये अध्ययन हमने किया और हमको लगा कि हमको पता चल गया। किस चीज का पता चल गया? कि आवेश का मूल कारण क्या है। और हमको अभी तक यही पता चला हुआ है कि आवेश का मूल कारण वो छोटा सा पदार्थ है इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जब किसी के ऊपर जाकर बैठ जाता है तो इस पदार्थ में हम कहते हैं ऋण आवेश आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ से निकल जाता है तो हम कहते हैं इसके पास धन आवेश आ गया। और ये इनको हमने सिद्धांत के रूप में नोट कर लिया, और सिद्धांत के रूप में नोट करके हमने उसकी एक थ्योरी बनाई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताती है। तो अब हम अगली चीज लेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन की या विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन की थ्योरी। ओके, तो ये सबसे पहले विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन थ्योरी का पहला पॉइंट, एटम के अंदर जो नाभिकी होती है उसके पास धनात्मक आवेश होता है। फिर से, एटम परमाणु के अंदर जो नाभिकी होती है उसके पास हमेशा धनात्मक आवेश होगा, धन। दूसरा, जितने इसके पास धन आवेश होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। धन आवेश की जितनी संख्या होती है उतनी संख्या के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे अगर इसके पास धन आवेश 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और अगर ये 12 हैं तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और हर इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। ओके, ये नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। अब इस परमाणु का
कुल आवेश कितना हो जाएगा? तो उत्तर है इस परमाणु का कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। ये याद रखिए, हर परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। जितने उसके नाभिकीय में धनावेश होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक एक ऋणावेश होता है, इसलिए पूरा टोटल करेंगे तो पूरा योग शून्य आएगा। इसके बाद किसी पदार्थ के पास धन या ऋण ये आवेश आता कैसे है फिर अगर ये शून्य होता है? तो इसका उत्तर है कि उसमें से यदि किसी कारण से, जैसे घर्षण के कारण से, हमने ऐसे घर्षण किया, देखिए ये एक पदार्थ, एक परमाणु है, ये एक दूसरा परमाणु है, हमने इसको इसके ऊपर ऐसे रखा, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गए और इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये ऐसे एंटर कर गया, घुस गया। अब हमने घर्षण किया, घर्षण करने के लिए ऐसे खींचा, ये फंस गया, और हमने ज्यादा जोर लगाया तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ आ गया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन टूटकर इसके साथ रह जाए। तो ऐसे में क्या होता है, सुनिए, इसके पास नाभिक में 6 धन हैं, 6 ऋण हैं। ये हमने ऐसे रखा और हम इसको तोड़कर ले गए। अब इसके पास 6 धन हैं, 5 ऋण हैं, तो इसका आवेश कितना हो गया? धन 6 ऋण 5 बराबर धन 1। दूसरा, इसको हमने इस पर ऐसे रखा और ऐसे घर्षण किया, ये कमजोर था, इसका इलेक्ट्रॉन टूट गया, इसको नहीं तोड़ पाया, ये टूट के इसके साथ रह गया। अब इसके पास धन 6 और ऋण 7, तो इसके पास आवेश कैसा हो गया? ऋणात्मक। ये काम प्लास्टिक करता है। और जिसका इलेक्ट्रॉन टूट के चला जाता है वो, अब आप समझ गए, वो कांच होता है। तो उसके पास क्या आता है? धन, और प्लास्टिक का कुल आवेश कैसा हो जाता है? ऋण, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और नाभिकी के धन, ऋण और धन, इनकी संख्या बराबर नहीं रहती, एक ना एक अधिक हो जाता है। तो इसमें आपको एक चीज और समझ में आती है, वो समझ में आती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन टूटकर जाता है तो ये कैसा आवेशित हो जाएगा? धन। इसका इलेक्ट्रॉन टूटकर इसमें रह गया तो इसका आवेश कैसा बचेगा? ऋण। तो कोई भी पदार्थ धन होता है इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण, निकल जाने के कारण। कोई भी पदार्थ ऋणात्मक होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इसमें विद्युत आवेश है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, दोनों का मूल कारण एक ही पदार्थ है, वो पदार्थ है इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन चला गया या इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन दोनों केस में आना जाना इलेक्ट्रॉन ने ही किया है। नाभिक नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है नाभिक? नाभिक इसलिए नहीं चलता है क्योंकि नाभिक बहुत भारी होता है, 1839 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। इसलिए जब चलने की बात आती है तो प्रकृति ये फैसला करती है कि जिसके चलने में कम ऊर्जा लगेगी वो चलेगा, और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है इसलिए उसको चलने में कम ऊर्जा लगती है। इसलिए हमेशा चलने का काम इलेक्ट्रॉन का ही होता है, और उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन आवेश पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाइए। ऋण आवेश पैदा हो जाएगा, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आइए। यह होता है किसी भी पदार्थ का धन या ऋण हो जाना। अब इसी बात को लिख लेते हैं। तो देखिए, घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन या तो एक परमाणु में अधिक हो जाता है, छूट जाएगा, या उसकी कमी हो जाती। इलेक्ट्रॉन की अधिकता पदार्थ को ऋण आवेशित बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता पदार्थ को ऋण आवेशित बनाती है तथा उसकी कमी, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, पदार्थ को धन आवेशित बनाती है। अतः केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, अब एक चीज हमने इसमें और देखी कि धन, यदि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में छूट जाता है तो इसके पास तो ऋण आएगा, लेकिन यह जरूरी है कि जिसका इलेक्ट्रॉन गया उसके पास क्या आवेश बचेगा? धन।
तो यदि हम एक पदार्थ को ऋण आवेशित करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि दूसरा पदार्थ धन आवेशित होगा ही होगा। उसके बिना हम केवल ऋण आवेश या केवल धन आवेश पैदा नहीं कर सकते। उसी चीज को अब फिर से लिख सकते हैं, साथ ही आवेश हमेशा जोड़ी में पैदा होते हैं। जोड़ी में अर्थात धन एवं ऋण एक साथ बनते हैं। धन और ऋण एक साथ बनते हैं। ये आपने देखा, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये हमारा एक अलग से प्रश्न भी बनता है कि विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, बताइए। यदि ऐसा होगा तो आप उसमें 1 2 3 4 5 ये 4-5 पॉइंट लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और यही थ्योरी से अब आगे हम पूरा विद्युत का पाठ इसी से ही पढ़ा करेंगे, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से। अब इसके बाद इससे हमको एक चीज और पता लगती है, वो है कि इस विश्व से, इस ब्रह्मांड में इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश न पैदा किए जा सकते हैं, न उनका क्षरण किया जा सकता है। वे केवल एक से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकते हैं। जब भी घर्षण होगा, जब भी कोई क्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर बैठा हुआ गुण, इलेक्ट्रॉन पर बैठा हुआ आवेश एक ऋण आवेश है। और जब वो ऐसा जाएगा तो इधर धन पैदा होगा, इधर ऋण पैदा हो जाएगा। इस तरह से हम केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं और कुल आवेश इस विश्व का स्थिर रहता है। और ये आवेश कितना है? तो उत्तर है, बहुत आसान है, इस विश्व का कुल आवेश 0 है। क्यों? जितने ऋण आवेश हैं उतने ही धन आवेश हैं। ये हमने सबसे छोटी चीज एटम में देखा। और अगर यही चीज, ये कैलकुलेशन एटम में है तो ये मॉलिक्यूल में होगी, अणु में होगी। अगर ये अणु में है तो पदार्थ में होगी, पदार्थ में है पूरे विश्व में होगी। तो कुल आवेश विश्व का कितना? 0। जितने धन उतने ऋण। हमको इसमें धन आवेश चाहिए तो किसी चीज को रगड़ के इसमें ऋण ले आओ और इसको हाथ में पकड़ लो, अब इसके पास धन आवेश है। इस तरह से धन और ऋण पैदा किए जाते हैं। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, उसको भी नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों चलते हैं ऋण आवेश वाले, और धन आवेश वाले पदार्थ क्यों नहीं चलते, प्रोटॉन क्यों नहीं चलता है। तो इसे नोट कर लेते हैं। नाभिक में धन आवेश वाला प्रोटॉन, उसका भार बहुत अधिक होता है। नाभिक में धन आवेश ये चलने का काम हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। हाँ, बाद में जब हम लोग कुछ लिक्विड द्रव के बारे में पढ़ेंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के आयन होते हैं, दोनों तरह के आयन चलते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ परमाणु की बात कर रहे हैं कि परमाणु को जब धनावेश और ऋणावेश देना है तो दोनों केसेस में चलने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही किया करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी चीज और है, 1-2 गुण और पढ़ लेते हैं। एक ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन के बैठने के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब बैठेगा आकर किसी वस्तु पर तो उसके पास द्रव्यमान भी होता है, भार तो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन आकर बैठेगा, उसके पास द्रव्यमान होगा, तो जिस पर वो आकर ऐसा बैठा, इसका भार का क्या होगा? ये भार उतना ही रहेगा कि इसके आने से बढ़ जाएगा? तो उत्तर है इसके आने से बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों गुण हैं, उसके पास आवेश भी है और उसके पास द्रव्यमान भी है।
तो अगर हमने कहा इसको ऋणात्मक आवेश दीजिए, हम कहीं से इलेक्ट्रॉन लाए और इस पर रख दिया, अब इस पदार्थ का आवेश कैसा हो गया? ऋणात्मक। क्या इसका द्रव्यमान उतना ही रहा, कम हो गया या बढ़ गया? यस, बिल्कुल ठीक, इसका द्रव्यमान बढ़ गया। आवेश कौन सा आया? ऋणात्मक। तो हमने दोनों को जोड़ लिया, याद कर लिया। किसी वस्तु पर जब ऋणात्मक आवेश आता है तो उसके द्रव्यमान का क्या होता है? तो उत्तर है द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आया। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, कोई वस्तु धन आवेश से आवेशित हो गई, उसके द्रव्यमान का क्या होगा? क्या वो वही रहेगा या कुछ अंतर आएगा? तो उत्तर है कि वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस बात को अब नोट कर लेते हैं, और ये है द्रव्यमान और आवेश, इनका आपस में संबंध। तो ये हमारा द्रव्यमान और आवेश का संबंध है। ऋण आवेशित द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आया है। धन आवेशित द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अतः एक ही पदार्थ को अगर हम ऋण आवेश दें और धन आवेश दें, तो जब ऋण आवेश देंगे तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, उसका भार ज्यादा हो जाएगा, और उसी पदार्थ को धन आवेश देंगे तो कम हो जाएगा। देखिए, हम भाषा क्या यूज करते हैं? हमने धन आवेश दिया, और एक्चुअल काम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हम भाषा वही प्रयोग करेंगे कि हमने उसको धन आवेश दिया। अंदर की बात हम जानते हैं कि असल में जब धन आवेश देते हैं तो हम उसको कुछ देते नहीं हैं, हम उससे खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी गणित ये कहती है कि हमने उसको धन आवेश दिया। तो ये हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा और ज्यादा मजेदार होगी। इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ, चालक, कुचालक क्या होते हैं, इसके पास आवेश आने से किसी पदार्थ के पास कौन से गुण आ जाते हैं, और बड़े विचित्र गुण आते हैं, और उनको पढ़कर आपको वाकई बहुत मजा आएगा। तो अगली क्लास के लिए अगला लेक्चर देखिए। अगर आपको ये जो नोट्स लिखे हुए हैं, ये सब नोट्स अगर आप चाहते हैं, इसे रखना चाहते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं नोट किए, आपको चाहिए, मुझे SMS करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, या मेरी वेबसाइट में जाकर आप इसको देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। रिवाइज करते समय ये सारे नोट एक एक पन्ने जैसे आपके काम में आएंगे। इस टेलीफोन नंबर पर SMS करिए। नोट्स के लिए, तो यही इन चारों की कॉपी, फोटो मैं आपको भेज दूंगा, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।